हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स फॉर द सेशन 2023 एंड 2024। तो लास्ट वीडियो में हमने एक सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था जिसमें हमने सेक्शन बी एंड सेक्शन ए कवर किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, देन आज हम उसी सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन सी, डी एंड ई यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है पेपर का। तो बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और कैसे कम टाइम में करना है। सो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज सैम्पल पेपर विद द सेक्शन सी। तो इस सेक्शन में हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो सबसे पहला हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर डेफिनेट इंटेग्रल है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले tan x को हम चेंज करेंगे, तो tan x को हम लिखेंगे साइन अपॉन cos x। ठीक है, सो dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ साइन x अपॉन cos x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, पहला स्टेप हो गया। सो π/6 टू π/3 इंटरवल्स, अभी हमें लिमिट्स जो है वो एज इट इज़ रहने देनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट cos x। अगर हम अलग से कर लें तो हम रूट cos x जो है वो हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, सो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास रूट cos x प्लस रूट साइन x। ठीक है, ऊपर dx ही रहेगा और ये अब रूट cos x जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे हो गया हमारे पास रूट साइन x प्लस रूट cos x dx। ये हो गया π/6 टू π/3। ठीक है, अब हमें एक अच्छे से प्रॉपर्टी याद है, वो हम दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास a टू b f ऑफ x dx हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को, यही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सो यहाँ पर a और b क्या है, ये हमारे पास a है π/6 और b है π/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर π/6 टू π/3, तो हम क्या करेंगे cos ऑफ, ये क्या करेंगे π/6 प्लस π/3 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन ऑफ π/6 π/3 माइनस x। ऐसे ही यहाँ पर भी cos ऑफ π/6 π/3 माइनस x और साथ में dx हो गया। अब π/6 प्लस π/3 इसको हम सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 6 एलसीएम। सो पाई प्लस ये कितना हो गया 2π। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 3π/6 यानी कि π/2। राइट, सो π/6 π/3, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/2 माइनस x प्लस रूट ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। डेफिनेट इंटेग्रल π/6 टू π/3, तो cos ऑफ π/2 माइनस x क्या हो जाएगा हमारे पास साइन x। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा साइन x फिर से विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ठीक है, तो ये i के बराबर हम सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ये हो गया i के बराबर। राइट, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा इज इक्वल टू π/6 टू π/3। ठीक है, ऐड कर दोगे तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा cos x प्लस रूट ऑफ साइन x, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा साइन x प्लस रूट ऑफ cos x dx। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा with respect to dx, and what is the integration of 1 with respect to dx, it is equal to x। तो यहाँ से आ गया π/6 टू π/3, तो हम यहाँ पर
π/3 माइनस π/6, 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 एलसीएम, 2π माइनस पाई इट इज़ इक्वल टू π/6, 2i के इक्वल, i इज इक्वल टू π/12। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पूरा सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तभी आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो यहाँ पर हमें 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है एट रैंडम 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। तो एक अर्न के अंदर रेड बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल्स हैं, हमें वहाँ से क्या निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ रेड बॉल्स का, और हमें मीन निकालना है रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो जब हम 2 बॉल्स निकालें तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, हम वो 2 बॉल्स अगर निकाल रहे हैं तो हमें वहाँ पे कोई रेड बॉल नहीं भी मिल सकती। ठीक है, दोनों ग्रीन बॉल्स भी आ सकती हैं, 1 रेड बॉल भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी ग्रीन बॉल निकल आए, और दोनों रेड बॉल्स भी निकल आ सकती हैं। ठीक है, तो यही प्रोबेबिलिटी है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो कैपिटल एक्स की हैं वो हैं हमारे पास 0, 1 एंड 2, यही हैं। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हैं वो क्या हैं, y है यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ ग्रीन बॉल्स भी y हो जाएंगी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, वो 2y हो जाएंगी, है ना। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर नो रेड बॉल हो, x इज़ इक्वल टू 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ग्रीन बॉल्स आएँ। ठीक है ना, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, y डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी 2y। दूसरी बार भी ग्रीन बॉल आ जाए तो y/2y। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, y से y कैंसिल हो गए, सो 1/4 आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर जो है हमें 1 रेड बॉल मिले। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है, या तो हम क्या मिले, कैसे, रिप्लेसमेंट के साथ है ना हमारे पास यहाँ पर। तो पहली बार में रेड बॉल आ जाए, दूसरी बार में ग्रीन बॉल आ जाए, या पहली बार में ग्रीन बॉल आ जाए फिर रेड बॉल आ जाए, ऐसे ही हमें मिल सकती है। सो अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है y/2y, और g की क्या है, y/2y, और का मतलब हो क्या प्लस, फिर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है y/2y इंटू y/2y। ठीक है, सो सारे जो y हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 1/4 प्लस 1/4 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें दोनों ही रेड बॉल्स मिल जाएं, है ना, दोनों ही रेड बॉल्स मिल जाएं, यानी कि पहली बार में भी रेड बॉल मिल गई y/2y, दूसरी बार में भी हमें रेड बॉल मिल गई, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। सो बेसिकली x जो है वो क्या है, 0, 1 एंड 2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी आ गई यहाँ पर, 1/4, 1/2, 1/4, है ना। तो मीन कैसे निकलता है, सो मीन निकलता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो x हमारा क्या था, रैंडम वेरिएबल था, तो मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो आपको साफ दिख रहा है कि नीचे हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है हमें। वो कैसे करते हैं, x का कोफिशिएंट देखते हैं, 2 का हाफ कर दो, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3 आ गया साथ में। ठीक है, सो यहाँ पर dx डिवाइडेड बाय, सो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया हमारा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर बन गया,
-1 का स्क्वायर यानी कि -1 और -3, ये क्या हो गया, -4 हो गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक जो है फॉर्मूला वो अच्छे से याद होना चाहिए, वो ये है, दैट इज़ a² - x²। किसके बराबर होती है इसकी इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, इसको करने से पहले आप एक स्टेप और कर लो, dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, x की जगह पर क्या है, यहाँ पर x प्लस 1 है और a की जगह पर है 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई dx निकाल लेते हैं। सो dy बाई dx निकालने के लिए हम यहाँ पर ये tan x और dy को उधर ले जाते हैं, y माइनस साइन स्क्वायर x और साथ में dx ऐसे ही रहेगा। सो dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया y माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन माइनस tan x। ठीक है, या फिर इसको माइनस जो है वो हम इस तरह से लिख कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x माइनस वाई, माइनस हटाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या करो, अलग अलग कर लो, साइन स्क्वायर x अपॉन tan x कर लो और y अपॉन tan x कर लो, इज इक्वल टू dy बाई dx। साइन स्क्वायर x को क्या हम लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन x, और क्या हम इसको साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 अपॉन tan x क्या होता है, कॉट x होता है, इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, अब साइन x और जो साइन x है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉस x ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया कॉस x इंटू साइन x माइनस वाई कॉट x इक्वल्स टू dy बाई dx। ठीक है, अब y कॉट x को उधर ले जाओ, यहाँ dy बाई dx प्लस y कॉट x इक्वल्स टू कॉस x साइन x, है ना, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई। जनरल फॉर्म कैसे होती है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। इसको अगर कंपैरिजन करें तो हमारी जो p की वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है cot x और q की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही है cos x sin x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x, दैट इज log mod ऑफ sin x। ठीक है, सो e और log आपस में कैंसिल हो गए, सो sin x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे इसका सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू साइन एक्स, q क्या है हमारा, q है हमारा cos x साइन x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर x cos x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमें इसे ये इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर x cos x dx की इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। सो लेट मान लो कि साइन x जो है उसको t पुट कर दिया, तो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x इक्वल टू dt अपॉन dx, dx आ गया आपका dt अपॉन cos x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t स्क्वायर इंटू कॉज एक्स इंटू डी टी अपॉन कॉज एक्स से कॉज एक्स कट गया, सो ये आ गई टी क्यूब बाई 3। अब टी क्या था, टी हमारा साइन एक्स था, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन 3। ठीक है, ये आ गई आपकी इंटीग्रेशन। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, सो ये हो गया साइन क्यूब एक्स अपॉन 3। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
तो y sin x इधर ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो सॉल्व करनी है हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, ठीक है। तो मिनिमाइज करना है यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो वैल्यू है मतलब इक्वेशन है वो हमारी बन जाएगी 4x + y = 80। तो कुछ रैंडम वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यूज़ पुट डाउन कर रही हूँ। अगर y की वैल्यू 0 है तो x 20 आ जाएगा, अगर y की वैल्यू 80 है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास x + 5y = 115, ठीक है। सो y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ रैंडमली पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 23 आ जाएगी, x की वैल्यू 115 है तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तीसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2y = 150, ठीक है। सो कुछ रैंडम वैल्यूज़ आप x या y की वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ 150, सो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 40 पुट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। आप पुट कर आराम से देख सकते हैं। ओके, अब हम बनाएंगे अपना ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जाना है 115 तक, ठीक है। सो हम 20 के डिफरेंस पे ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे लेते हैं 20, 40, 60, देन 80, देन 100, देन 120, राइट। अब सबसे पहली वाली लाइन प्लॉट कर लेते हैं 20,0, सो दिस इज़ 20,0 एंड 0,80 हमारी ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली लाइन है वो यहाँ पर प्लॉट होके आ गई है। दूसरी लाइन है 0,23, ठीक है। तो 23 अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0,23, 115,0, सो 100 और 120 के बीच में होगा, ठीक है, समथिंग हेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये लाइन जो है वो सेकंड वाली लाइन जो है वो हमने प्लॉट कर ली, ठीक है। इस तरह से कुछ बन जाएगी। ओके, सेकंड लाइन भी प्लॉट हो गई। थर्ड है हमारी 50,0, सो 50,0 हमारा यहाँ पर आएगा मिडल में 40 और 60 के, और 40,15, सो 40 ये रहा, 15 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा, है ना, इस तरह से। सो ये हमारी जो तीसरी लाइन है वो भी प्लॉट होके आ गई है। ओके, अब आपको दिख रहा है कि रीजन जो है वो फिजिबल रीजन कौन सा बनेगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है 4x + y > 80, तो पहली लाइन ये थी, तो इस तरफ का पोर्शन होगा। तो आपको दिख ही रहा है कि ये फिजिबल रीजन यही बनेगा। एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, > 115, तो इस तरफ का ही होगा पोर्शन, <= 150, तो यही जो हमारा पोर्शन है वो हमारा फिजिबल रीजन का पोर्शन बन रहा है, ठीक है। अब हमने लेना है कि हमारे जो क्या है इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है ना, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं और उस पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है मिनिमम कहाँ पर आ रहा है। तो जब हम इसको सही से ग्राफ पे प्रॉपर प्लॉट करेंगे तो ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आएंगे 40,15, 15,20, 2,72। अगर कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं पता चल रहा है तो आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए आपस में, ठीक है, और ये कॉर्नर पॉइंट्स निकल आते हैं। उस पे करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने ये निकाल दिया है क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो 285, 150 और 228 आएगा। सो मिनिमम किस पे आएगा, 15,20 वाले पॉइंट पे। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 2 इस तरह से दिए गए हैं। तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा u है और ये हमारा क्या है, v है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा u और v को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम x को सपोज कर लेते हैं यहाँ पर sin थीटा। सो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो v है वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स sin थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा
राइट, और साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सीकेंट इनवर्स 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इस तरह से आ गया। और जो v है वो आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आ गया। ये हो गया सीकेंट इनवर्स, तो 1/रूट से बाहर आ गया, 1/कॉस थीटा हो गया। और यहाँ पर v इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर सीकेंट इनवर्स 1/कॉस थीटा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/कॉस थीटा क्या होता है हमारा, सीकेंट थीटा ही होता है। सो सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा, तो वो किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। और हमारा थीटा क्या है यहाँ पर, यहाँ अगर हम यहाँ से निकालें, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर लिख दिया, यानी कि u जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, सिर्फ इतना सा रह गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इधर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 थीटा, थीटा क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो v जो आ गया वो आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो u और v को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने डिफरेंशिएशन करनी है u की विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d/dx करना है आपको साइन इनवर्स x का। विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है, 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको अच्छे से पता है। ऐसे ही आप dv/dx करेंगे, सो d/dx ऑफ 2 साइन इनवर्स x, तो 2 बाहर आ जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू v, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, du/dv करना है। सो du/dv के लिए क्या करना है, du/dx डिवाइडेड बाई dv/dx, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/2, यानी कि u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, यहाँ पर 1/2 आ रही है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मूव करते हैं हम अपने सेक्शन डी पे। तो सेक्शन डी में हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन। तो ये रीजन जो है वो क्या है हमारा, सबसे पहले बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा ये बनाना है, और x इज इक्वल्स टू 2 ये बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर पहले रीजन देख लेते हैं कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारा क्या है, अपर पैराबोला है। ठीक है, ये अपर पैराबोला बन गया। y इज इक्वल टू एक्स जो होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि जो भी y की वैल्यू पुट करेंगे वही हमारी x की वैल्यू होएगी। तो ये x y इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पैराबोला है। x इज इक्वल्स टू 2 1 2, तो ये हमारी जो x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है वो इस तरह से यहाँ पर बनेगी, है ना। तो ये x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन हो गई। अब यहाँ पर कॉमन रीजन जो है वो यहाँ पर इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो ये हमारा जो रीजन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या आएगा यहाँ पर, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 0 है ये ओरिजिन है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक क्या आएगा, y dx, और ये किसका होगा, पैराबोला का। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ पैराबोला का। ठीक है, प्लस 1 से लेके 2 तक y dx, और ये किसका होगा, लाइन का, y इज इक्वल टू एक्स लाइन का। बस आप अपना जो y है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। पैराबोला का क्या है, एक्स स्क्वायर है, और लाइन का क्या है, लाइन का क्या है, x है। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, 0 to 1, देन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर
4/2 minus 1/2. So this is equal to 1/3 plus 2/1 minus 1/2. So 3 और 2 का LCM 6 हो गया. So ये हो जाएगा 2 plus 6 2s are 12, 2 3s are तो 3s are 12 minus 3 9 plus 2 11. So 11/6. So this is the required area of the region using integration. Next move करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे. Given a non-empty set X, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि एक सेट X है और वो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. हमें रिलेशन R डिफाइन करना है, ठीक है, इन पावर सेट X. सो Px के अंदर हमें रिलेशन R जो है वो डिफाइन करना है. अब यहाँ पर गिवन है फॉर A, B बिलोंग्स टू Px, यानी कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है. ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है. और कब बिलोंग करता है? जब A जो है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? A शुड बिलोंग टू दिस रिलेशन. ठीक है, सो लेट मान लेते हैं कि A जो है दिस बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ X, है ना. सो हम कह सकते हैं कि A जो है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ A. हम लिख सकते हैं ऐसा कि A जो है वो सबसेट है A का, है ना. अगर A सबसेट है A का, सो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि A ऑर्डर्ड पेयर जो है दैट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन. और अगर ऐसा है सो जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, ओके. अब दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है. ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर 3 लेंगे, A, B, C. ठीक है, मान लेते हैं कि ये पावर सेट Px को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, सच दैट इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि A, B, ठीक है, एंड B, C ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं रिलेशन को R को. ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अगर ये बिलोंग करते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ C, है ना. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ C. ठीक है, अब अगर A सबसेट है C का तो A, C जो है वो भी बिलोंग करेगा R को. अगर A सबसेट है C का तो वो बिलोंग करेगा R को. तो ऐसा है तो R जो है वो हमारा ट्रांजिटिव है. ओके, बस इसको आपको लिखने का तरीका आना चाहिए. ओके, अब हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है. तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को, तो B, A अगर बिलोंग नहीं कर रहा है R को तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा. बस यही हमें प्रूव करके बताना है. सो लेट अस से A, B जो है वो बिलोंग करता है R को. ठीक है, कब बिलोंग करता है? जब हमारा A जो है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ B. अब अगर A सबसेट है B का तो क्या B सबसेट हो सकता है A का? नहीं हो सकता. ठीक है, सो बट हम लिखेंगे यहाँ पर B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A. ठीक है, सो अगर B सबसेट ही नहीं है A का तो B, A डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R. सो देयरफॉर R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को प्रूव करना है. सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. यहाँ पर A मैट्रिक्स गिवन है तो हमें सबसे पहले इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और फिर उसको करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x, y, z की वैल्यूज़ को निकालना है. तो सबसे पहले इन्वर्स चेक करना पड़ता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है इस मैट्रिक्स का कि नहीं कर रहा है. तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर 0 के इक्वल ना आए तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना. यही क्राइटेरिया होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए प्लस माइनस प्लस लगा लिया. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से छोड़ दिया. सो 1 इंटू बाकी को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो -1 और -2 इस तरह से आ गया. देन सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ले लेंगे. -2 इंटू 1 -0. देन थर्ड में 0 ही है तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0 ओनली. तो नो नीड टू फाइंड आउट दैट. 1 इंटू -3 -2 इंटू -2.
सो -3 + 4 कितना हो गया 1। तो डिटर्मिनेंट कितना आया इसका 1। सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले A11 फाइंड आउट करना पड़ेगा, A12, A13, देन A21, A22, A23, देन A31, A32 एंड A33 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइंस लिख लेंगे। साइंस किस हिसाब से लिखे जाते हैं, ये जो इनके नीचे लिखे हैं 1 1, तो 1 1 का मतलब अगर ये प्लस करके इवन नंबर बनेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगर ये प्लस करके ये ऑड नंबर बन रहा है, जैसे 1 + 2 3 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो वैसे होता कैसे है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो पहले ही आप साइन लगा कर रख लीजिए, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 -2 कितना हो गया -3। ठीक है, तो -3 करेंगे तो +-3 कितना हो गया -3। ठीक है, ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 2 यानी कि -2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 × -1 दैट इज़ इक्वल टू 2 ओनली। ठीक है, तो ज़ीरो वाले को मैं इसलिए सॉल्व कर नहीं रही हूँ क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सेकंड रो बेस पे परमानेंट मार्क लगा लो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 ही हो गया, तो ये -2 आ गया। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1। ठीक है, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × -1 -1, तो -1 हो गया, दैट इज़ +1। ठीक है, चलिए सेकंड रो का भी ख़त्म हो गया काम। थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -2 -4, तो +-4 -4 के इक्वल हो गया। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × -2 दैट इज़ इक्वल टू -2, तो ये हो गया पॉजिटिव का 2। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × -1 दैट इज़ इक्वल टू -1, देन +4। ठीक है, ये आ जाएगा। सो ये हो गया 3। सो अब एडजॉइंट ए हमारे पास आ चुका है। सो एडजॉइंट ए हम लिखेंगे यहाँ पर, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर लिखे हैं वही सीक्वेंसली यूज़ करेंगे। -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एडजॉइंट ए लिख दिया। अब हम ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 1 ही है, तो वो सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये मैट्रिक्स हम यहाँ पर दोबारा रेपिटिशन पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, चाहे आप 1 by 1 नहीं भी लिखेंगे तो तब भी चल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का, वो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ए इनवर्स आ गया। अब हमारा यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो कैलकुलेट होके आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पहले गिवन है, पहले यहाँ से एक मैट्रिक्स बनानी है हमें। तो मैट्रिक्स कैसे बनानी है, देखो ध्यान से, इसके x और y और z के कोफिशिएंट्स को हमें लिखना है। तो मैट्रिक्स बनाने लगी हूँ मैं। 1 -2, z है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 2 -1 -1, 2 -1 -1। अब यहाँ पर x नहीं है तो 0। ठीक है, और -2 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे। तो गिवन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, 1 -2 0, 2 -1 -1, 0 -2 1। ठीक है, और साथ में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x y z। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये जो हमारा राइट हैंड साइड पे 10 8 एंड 7, 10 8 एंड 7, इस तरह से ही लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें और इस जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन मैट्रिक्स थी, इसको ध्यान से देखें, तो ये देखो, ये 1 2 0 इसका रो है और ये 1 2 0 यहाँ पर कॉलम है। ठीक है ना, तो एक दूसरे के क्या है, ये ट्रांसपोज है।
है ना। तो ये मतलब ये क्या है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ए डैश एक्स इज़ इक्वल टू बी। यही है हमारे पास, क्योंकि ये हमारी बी मैट्रिक्स बनती है और ये हमारी क्या है, ए ट्रांसपोज है बेसिकली, ठीक है ना। जो हमारा ए था उसी का ट्रांसपोज गिवन है, राइट। तो अब यहाँ पर x अगर हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि x y z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज को उधर ले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इन्वर्स का आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। अब ए इन्वर्स भी ऑलरेडी आपके पास पढ़ा ही हुआ है, तो ए इन्वर्स को यूज़ करो यहाँ से। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करके लिखो, एक्स की मैट्रिक्स वापस से लिखो, एक्स वाई जेड, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करके लिख दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ठीक है। और साथ में बी मैट्रिक्स लिख दो 10 8 एंड 7 और इसे सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करनी तो आसान ही है, सॉल्व कैसे करनी है आपको, यहाँ पर रो को क्या करना है, आपको पूरे के पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो रो को पूरे के पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ पर आ जाएगा -3 × 10 -30 प्लस 2 × 8 कितना हो गया 16, 2 × 7 कितना हो गया 14, ठीक है। और ये आपकी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड आप ऐसे ही रख दीजिए। देन आप क्या करिए, यहाँ पर सेकंड रो को इस कॉलम से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 × 10 -20 देन 8 देन 7 देन -4 × 10 -40 प्लस 16 प्लस 21, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, -30 प्लस 16 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 0, कैंसिल हो गया सारा, ठीक है। -20 प्लस 15 कितना हो गया -5, -40 प्लस 16 प्लस 21, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 एंड z की वैल्यू -3, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन गिवन है, एंड अनदर इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है। तो हमें ये गिवन है, एट what points on the line should they reach so that the distance between them is the shortest। तो देखो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या निकालना है, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो ये हो गया हमारा A1 वैक्टर, ठीक है, और ये हो गया हमारा B1 वैक्टर, है ना। ये हो गया हमारा A2 वैक्टर और ये हो गया हमारा B2 वैक्टर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, D इज़ इक्वल टू B1 वैक्टर और B2 वैक्टर का हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। देन डॉट A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और B2 वैक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट किया है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखते हैं, और ये डिस्टेंस जो है वो मॉड के अंदर लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा। सो B1 वैक्टर पहली लाइन का लेंगे, सो 1 -2 एंड 2। B2 वैक्टर सेकेंड लाइन में से लेंगे 3 -2 -2। इसको हम आप सॉल्व कर लेते हैं, आई कैप। सो आई कैप वाली लाइन छोड़ लेते हैं। सो -2 × -2 4 हो गया, -2 × 2 -4, बीच में माइनस है तो +4 हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो अब जे कैप वाली लाइन जो है वो छोड़ देते हैं। सो -2 ये हो गया, -2 और -6 प्लस के कैप हो गया। सो के कैप वाली लाइन छोड़ देते हैं, -2 + 6, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 8 आई कैप, 8 जे कैप और 4 के कैप। ये आ गया आपका B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। सो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, टोटल इज़ 144, वो आ जाएगा 12,
ठीक है। तीसरी चीज़ भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करके रख लेते हैं, A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर। सो व्हाट इज़ A2 वैक्टर, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -4i कैप माइनस k कैप माइनस A1 वैक्टर, ये हो जाएगा 6i कैप, देन -2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाने हैं। -4i कैप माइनस 6i कैप माइनस 10i कैप हो गया, -2j कैप हो गया, -k -2 दैट इज -3k कैप। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ऊपर वाली चीज़ों का। सो दिस इज 8i कैप 8j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसका, इसके साथ 10i कैप 2j कैप 3k कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 12। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 8 इंटू -10 -80, 8 इंटू -2 -16, 4 इंटू -3 -12 डिवाइडेड बाई 12। ऊपर का टोटल करेंगे तो आ जाएगा -108/12। सो इसको डिवाइड करेंगे तो -9 आ गया। अब मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। सो 9 यूनिट्स जो है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 इंसेक्ट्स दैट आर क्रॉलिंग। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब मूव करते हैं हम अपने सेक्शन ई पे। तो इस सेक्शन में हमें 3 केस बेस्ड स्टडी या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, ईच विद सब पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 को पहले पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2 एंड A3। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स हैं, A1, A2 एंड A3। दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर वेयर द प्रपोर्शन जो है सीड्स का वो इस तरह से गिवन है। तो ये है 4:4:2 रिस्पेक्टिवली। द जर्मिनेशन रेट्स जो हैं वो तीनों के इस तरह से गिवन है। तो हमारा आ गया 45% जर्मिनेशन रेट हो गया A1 का, देन 60% हो गया A2 का, और 35% हो गया हमारा A3 का, है ना। अब इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर हमें ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करनी है। फर्स्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन सीड। तो जो भी सीड हम चूज करें, ठीक है, वो क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो जर्मिनेशन रेट्स भी हमें गिवन है, 3 टाइप्स ऑफ सीड्स भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8 + 2 10। तो A1 की अगर हम निकालें तो 4/10 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो आ जाएगी 2/10। अब हम इसके बाद निकाल लेते हैं यहाँ पर A/E1, ठीक है, A/E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ओके, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या है, 45% यानी कि 45/100, 60% है यानी कि 60/100, और ये हो गया 35/100। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो हमारी होगी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, है ना। यही होगी हमारे पास। अब सारी वैल्यूज़ हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 4/10 इंटू 45/100 प्लस 4/10 इंटू 60/100 प्लस 2/10 इंटू 35/100। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू 45 इज़ 180 डिवाइडेड बाई 1000, 4 इंटू 60 इज़ 240,000 नीचे, और ये आ जाएगा 2 इंटू 35 दैट इज़ 70/1000। तो एक एक ज़ीरो जो है वो इनके साथ कट जाएगी। सो नीचे हमारे पास आ गया यहाँ पर 100, ऊपर आए यहाँ पर 18, 24 और 7 दैट इज़ इक्वल टू 18 + 7 25 + 24, ये हो गया 49। सो 49/100 यानी कि 0.49। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली चूजन सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं।
कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि वो सीड जो है वो A2 टाइप का ही है, ठीक है, A2 टाइप का ही है, गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट्स। तो A2 टाइप का ही सीड है हमारे पास। तो हमें बेसिकली सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, E2 बाई A निकालना है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, सो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 डिवाइडेड बाई P ऑफ A। ओके, P ऑफ E2 जो है वो हमारे पास है 4/10 और A बाई E2 क्या है 60/100। तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे 4/10 इंटू 60/100 डिवाइडेड बाई हमारा 0.49 आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 4/10 इंटू 6/10 ये हो गया 24/100 और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं 49/100, 100 से 100 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 24/49। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। द स्लोगन्स ऑन द चार्ट पेपर आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ स्कूल बुलेटिन। तो स्कूल का बुलेटिन गिवन है, स्कूल का बोर्ड है, उसके ऊपर पॉइंट A, B, C के ऊपर हमें स्लोगन्स लिखकर चार्ट पेपर्स के ऊपर यहाँ प्लेस करने हैं। तो A जो है, A वाले वो लिखेंगे फॉलो रूल्स के बारे में, B जो है वो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स के बारे में होगा और जो C है वो बी अ गुड ह्यूमन के बारे में होगा। यही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट A, B, C के वो हमें ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर 1, 4, 2 A का है, B का है 3, -3, -2 और C का है -2, 2 को 6। अब फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है, अगर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर्स हैं ऑफ द पॉइंट्स A, B, C रिस्पेक्टिवली, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर कैलकुलेट कर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A वेक्टर निकाल लेते हैं। सो A वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A। तो A पॉइंट क्या है 1, 4, 2। सो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, 1i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। यही हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A वेक्टर निकल आया। ऐसे ही B वेक्टर निकालेंगे 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। C वेक्टर भी ऐसे निकालेंगे -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो आई कैप को प्लस करो, 3 + 1 4 - 2 कितना हो गया 2i कैप, 4 - 3 1j कैप प्लस 2j कैप यानी कि 3j कैप प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गए 6k कैप हो गया, ठीक है। तो ये आ गया तीनों का एडिशन। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप समझो तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं होता है। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं i, j, k के इनका होल स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 + 9 + 36, 40 + 9 49। सो ये आ गया 7। सो मैग्नीट्यूड आ गया 7 यूनिट्स। ओके राइट, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अगर कहता है A वेक्टर ये हमें गिवन है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो सिंपल हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये यूनिट वेक्टर होता है। सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर A वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, ठीक है। A वेक्टर तो हमें ऑलरेडी पता है 4i कैप 6j कैप 12k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर साइड पे निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। So this is equal to 16 plus 36 plus 144। So total हो गया 196। तो वो किसका होता है 14 का। So इसके नीचे हम 14 लिखेंगे क्योंकि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 आया है। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, 6j कैप बाई 14 12k कैप बाई 14। तो कटिंग हो सकती है 2/7i कैप, ये हो गया 3/7i कैप, ये हो गया 6/7 सॉरी यहाँ पर j कैप आएगा और ये हो गया k कैप, ठीक है। सो दिस इज माई यूनिट वेक्टर A, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ A, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर, यही होता है हमारे पास। ये इसका
सो ए बी वैक्टर हम यहाँ पर निकाल लेंगे. सो व्हाट इज़ ए बी वैक्टर? बेसिकली बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ मैं आपको, आपके कन्वीनियंस के लिए, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था. सो ये मेरा ए वैक्टर है, ठीक है, ये मेरा बी वैक्टर है और ये मेरा जो है सी वैक्टर है. ठीक है, अब आपको इजी हो जाएगा. सो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा? बी माइनस ए वैक्टर. सो 3 माइनस 1 2 आई कैप प्लस -3 माइनस 4 कितना हो गया? -7 जे कैप, -2 कितना हो गया? -4 के कैप. नेक्स्ट ए सी वैक्टर निकालना है. ए सी वैक्टर का मतलब हो गया सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर. ये हो गया. तो सी वैक्टर में से ए वैक्टर माइनस कर दो, -3 आई कैप हो गया. 2 माइनस 4 कितना हो गया? -2 जे कैप. 6 माइनस 2 कितना हो गया? +4 के कैप. ठीक है, ये आ गया आपके पास. अब आपके पास दोनों हैं, तो ये कैसे निकालना है? इसका क्रॉस प्रोडक्ट. सो ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले. सो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दिया. अब ए बी के कोफिशिएंट्स लिख लो. 2 -7 -4 और इसके भी -3 -2 एंड 4, क्योंकि हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो सॉल्व कर लीजिए. आई कैप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. -28 माइनस हो गया, -2 एंड -4 कितना हो गया? 8 हो गया. माइनस जे कैप, अब जे कैप वाली लाइन छोड़ दो. 2 × 4 8 -12 देन प्लस के कैप. अब के कैप वाली लाइन छोड़ दो. 2 × -2 -4 -21. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू -36 माइनस जे -4 प्लस के कैप -25. सो दिस शुड बी इक्वल टू -36 आई कैप, 4 जे कैप प्लस का और -25 के कैप. सो दिस इज माई ए बी एंड ए सी का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट. राइट, अब ये क्या है? मैग्नीट्यूड का साइन. सो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं. सो ए बी और ए सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 36 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -25 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1296 16 और 625. सो दिस इज इक्वल टू 1937 √1937. अब ये किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं, तो इसको एज इट इज़ ही हम यहाँ पर पुट कर देंगे. 1937 और ये हमारा 1/2 बाहर था. सो दिस इज माई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. रूट ऑफ 1937 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, सो मूव करते हैं अपने सैम्पल पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. ठीक है, PX यहाँ पर गिवन है इज अ टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी, जहाँ पर X जो है दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो पहला पार्ट उसने पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम. तो सबसे पहले हम अपना प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे. -5x स्क्वायर 125x प्लस 37500. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो. सो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -10x प्लस 125. ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पुट P' इज इक्वल टू 0. ठीक है, यही मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करना पड़ेगा. सो -10x प्लस 125 इक्वल टू 0, -10x इज इक्वल्स टू -125. सो x आ गया आपका 12.5. ठीक है, तो x आ गया आपका 12.5. अब उसने पूछा कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है. सो हम निकालेंगे P ऑफ 12.5. सो P ऑफ 12.5 कैसे आएगा? सिर्फ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 12.5 पुट कर दीजिए. सो 125 इंटू 12.5 प्लस 37500. इसको हम सॉल्व करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू -781.25. ये हो जाएगा 1562.5 प्लस 37500. टोटल विल बी 38,221
0.25 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट और प्रॉफिट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। व्हेन द प्रोडक्शन इज़ 2 यूनिट्स, कहता प्रोडक्शन कितनी है, 2 यूनिट्स है, तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। अगर कहता 2 यूनिट्स प्रोडक्शन है यानी कि P ऑफ 2 निकालेंगे, सो P ऑफ 2 निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 125 इंटू 2 प्लस 37500, ये हो गया -20, 250 प्लस 37500, दैट इज़ इक्वल टू 37,730, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब उसने पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी जब प्रॉफिट कितना है, 38,250 है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 38,250, है ना। अब जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है इसको इसके इक्वेट कर देते हैं। 125x 37500 इज इक्वल टू 38,250, है ना। हमें बेसिकली क्या निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, x निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 5x स्क्वायर 125x प्लस 37500 माइनस 38520 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा -5x स्क्वायर 125x, इनको माइनस करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस हम ले लेते हैं कॉमन, सो 5x स्क्वायर -125, -5 ही कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर, -5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर -25x माइनस प्लस 150, ठीक है। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, x स्क्वायर -25x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। इसको आप स्प्लिट कर लो 15x और 10x में, प्लस 150 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 15, 10 कॉमन, x माइनस 15, सो x माइनस 10 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 15 एक फैक्टर हो गया। सो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 10 और 15। तो जब हम 10 पुट करेंगे तब हमारा ये वाला जो प्रॉफिट का है वो आंसर बन रहा है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, दैट इज़ 10 यूनिट्स, that should be 10 units if the profit is rupees 38,250.